We will start in next 2 minutes. If you have any doubt, you can ask in the chat. Okay, let's start. सर असाइनमेंट पुश नहीं हो रहा है. ठीक है रवि रंजन सिंह. अभी हम बात करते हैं. पहले तो अभी तक कितने लोग हैं जिन्होंने अभी भी अपनी प्रोफाइल सबमिट नहीं कराई है? हाँ रवि रंजन, मैं तुम्हारा सबमिट करवा दूंगा. अरुण देवासी, आपने अभी तक अपनी गिटहब प्रोफाइल सबमिट नहीं करवाई है मुझे. अरुण. ओके, जस्ट अभी सबमिट किया आपने. ठीक है, मैं एंट्री कर देता हूँ. मुझे एक बार टाइम दो. अभी मैं लिस्ट दिखाऊंगा कि किस किस ने अभी तक सबमिट नहीं की है. अभी और किसने सबमिट किया है? मेघा ने सबमिट किया है. मेघा ने सबमिट किया है. मेघा का नाम कहाँ है? ठीक है. तो अरुण के बाद आता है अश्विनी. क्लास में है.
अश्विनी कुमार। खुशी आप प्रॉपर फॉर्म फिल कीजिए, यहाँ सबमिट मत करवाइए। अब मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ किस किसने सबमिट नहीं करवाई है। मैं आपके नाम बोल के बता रहा हूँ, जिस जिसने सबमिट नहीं करवाई है वो एज सुन एज पॉसिबल उसको सबमिट करवा दे। अश्वनी, अश्वनी के बाद हिमांशु गुप्ता, खुशी शर्मा, नमन सिंह, रक्षा कुमारी, रविंदर, विनय कुमार, अपूर्वा, नीरज सिंह, नितेश कुमार झा, प्रियांशी, रमेश कुमार, सोनू कुमार, आशीष, दीपक, अभिषेक, प्रकाश, राणा धार्मिक, लखन, उपासना एंड आशीष। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, ये जल्दी से उस लिस्ट को सबमिट करवा दें। उसके बाद हम आगे देखते हैं। ये हमने पढ़ा था फॉर्म्स में। ये चीजें पढ़ ली थी हमने, बॉक्सेस पढ़ लिए थे, सिलेक्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। अब हम बात करते हैं इनके अंदर और रेस्ट्रिक्शंस, एट्रीब्यूट्स वो हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो उन सबको अभी हम देखते हैं। तो एक तो मैंने आपको बताया था रीडेबल। तो पहले तो मैं लगा देता हूं इसमें फुल नेम के अंदर रीड ओनली। तो अगर मैं रीड ओनली यूज करता हूं तो मैं यहाँ पे कोई एंट्री नहीं कर पाऊंगा, जो मैंने आपको बताया था। रीड ओनली फील्ड होगा, उसको सिर्फ हम देख सकते हैं, उसमें कोई एंट्री नहीं कर सकते। देखो मैं सब में एंट्री कर पा रहा हूँ लेकिन रीड ओनली में नहीं कर पाऊंगा। अब इसकी मैं वैल्यू डिफाइन देता हूँ, प्री डिफाइंड वैल्यू। जैसे मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ, नाम हो गया मनोज, तो वो मनोज हमेशा परमानेंट रहेगा। एक तो मेरे पास ये है,
एक आपने देखा होगा, एक हमारे पास आता है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या काम करता है? अगर मैं दोनों चीजें हटा दूं और मैं लगा दूं प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर में लिख देता हूं मैं, प्लीज इंटर योर नेम। तो ऐसे आ जाएगा कुछ, जो पीछे रहेगा जब हम लिखना स्टार्ट करेंगे तो गायब हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं प्लेस होल्डर, जो आपको नॉर्मली हर फॉर्म के अंदर मिलता है। तो ये होता है हमारा प्लेस होल्डर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्लेस होल्डर। आप ईमेल में यूज कर सकते हो, जैसे प्लेस होल्डर मैं यहाँ पे यूज करूँ, प्लेस होल्डर इंटर योर ईमेल। तो देखो यहाँ पे भी आ गया प्लेस होल्डर। तो आप ऐसे प्लेस होल्डर को यूज कर सकते हो। पासवर्ड वाले फील्ड में अगर मैं यूज करूँ प्लेस होल्डर इंटर योर पासवर्ड, तो कुछ जगह क्या करते हैं, लेबल्स को यूज नहीं करके सीधे प्लेस होल्डर अकेले भी यूज कर लेते हैं। तो वो लेबल्स यूज नहीं करते कि हाँ सिर्फ प्लेस होल्डर यूज कर लेंगे, आप सबमिट करते जाओ वैल्यूज को, क्या नाम या पासवर्ड या ईमेल फोन नंबर। तो ये हमारे प्लेस होल्डर से हम इसको ऐसे डिस्प्ले करवा सकते हैं। उसके बाद आता है मेरे पास फोन नंबर वाले फील्ड की हम बात करते हैं। तो जब हमारे पास टाइप नंबर होता है तो हम दूसरे एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हैं, जैसे मिन और मैक्स एट्रीब्यूट। तो वो कैसे काम करेंगे? एक सेकंड होल्ड करना। तो जैसे मैंने लिख दिया min इक्वल्स टू 2। तो आप देखो यहाँ पे 1 पे नहीं आएगा ये, तो मिनिमम वैल्यू मेरी 2 हो गई इसमें। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया मिनिमम इक्वल्स टू 2000 और मैं इसको सेव कर देता हूँ, तो देखो ये मेरा 2001 से स्टार्ट होगा, इससे नीचे मेरी वैल्यू नहीं जाएगी इसमें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिख भी दिया 1000, तो इसको ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे मैं रजिस्टर पे करने की ट्राई करूंगा, एक्चुअली ईमेल को हमने रिक्वायर्ड कर रखा है, इसको हम हटा देते हैं। तो देखो प्लीज सिलेक्ट ए वैल्यू दैट इज नो लेस देन 2000। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 2000 ही हम इंटर करा पाएंगे। और अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू दे दूं, मैक्सिमम दे दिया मैंने 2000, जैसे मेरे को 90s के रजिस्ट्रेशन कराने हैं, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1990 से लेके, या कोई भी वैल्यू मान लेता हूँ, मुझे लेनी है 2023 के बीच में। तो अब देखो 1990 से लेस वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अब ये 1991, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 3 तक जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा। तो हम मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है चीज, कि हम नंबर्स के केस में मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम अकेला मैक्सिमम लगाएंगे तो सिर्फ वो मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, कि इससे नीचे हम कितना भी जा सकते हैं, ये 0 तक जाएगा।
कि इसमें 2023 से कम कोई भी नंबर आ सकता है। अब हम नेक्स्ट फील्ड के एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं दूसरे फील्ड्स में। तो दूसरे फील्ड्स में मैं आ जाता हूँ डीओबी में। तो डीओबी के केस में हम क्या कर सकते हैं, डीओबी के केस में भी हम डेट को लॉक कर सकते हैं। तो अब हम लॉक करते हैं डेट्स को। तो मैंने जैसे लिख दिया इसमें मैक्सिमम इक्वल्स टू, और मैं मेरी डेट का पैटर्न डाल देता हूँ। जैसे मैं मैक्सिमम डेट ले लेता हूँ आज की, मैंने ले ली 3/1/2023। अब ये तो नहीं आनी चाहिए मैक्सिमम में। ओके रुको, इसका पैटर्न चेंज करते हैं। हम्म। तो मैंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर सिंटेक्स में डेट दे दी। अब मैं तीन से आगे की डेट को सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तीन से पहले की मैं कोई भी डेट सिलेक्ट कर सकता हूँ, तीन से आगे की डेट को मैं सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगा। सेम अगर मैंने ये मिनिमम डाल दिया तो इससे पहले की मैं डेट को सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगा। अगर मैंने मिनिमम कर दिया तो इससे पहले की मैं डेट को सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगा। ये ब्लैक हो गया। तो यहाँ पे भी डेट वाले फील्ड में भी आप मिनिमम मैक्सिमम को यूज कर सकते हैं कि आप पर्टिकुलर कोई डेट को लॉक करना चाहें, और अगर आप मिनिमम मैक्सिमम दोनों वैल्यू डिफाइन कर देंगे तो उस रेंज के बीच में आप उसको ले सकते हैं। तो ये हमारे मिन और मैक्स एट्रीब्यूट्स हैं जो हम यूज में लेते हैं। उसके अलावा और मैं देखता हूँ कौन से फील्ड में हम एट्रीब्यूट्स को यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास और कौन सा फील्ड है, तो एक मैंने एट्रीब्यूट लगाया मल्टीपल। तो मल्टीपल एट्रीब्यूट क्या करता है, मल्टीपल अभी जब हम फाइल्स को सेलेक्ट करते हैं तो हम यहाँ पे अब मल्टीपल फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखो 5 फाइल सेलेक्ट की, अगर हम मल्टीपल एट्रीब्यूट यूज नहीं करेंगे तो एक बार में आप एक ही फाइल सेलेक्ट कर सकते हो। अब देखना आप, अब आप मल्टीपल फाइल्स को सेलेक्ट नहीं कर सकते, आप सिर्फ एक ही फाइल को अपलोड कर सकते हो। क्लियर है चीजें या इनमें कोई डाउट है आपको? उसके बाद एक एट्रीब्यूट और हम लेते हैं नेम। नेम आप हर फील्ड में यूज कर सकते हो। नेम कहाँ यूज आता है, नेम हम यूज लेते हैं अगर हमें जावा स्क्रिप्ट से कोई एलिमेंट को कॉल करवाना हो, कि हमें रेफरेंस देना है किसी एलिमेंट का, तो
किसी भी फील्ड का, तो हम नेम से कॉल कर लेते हैं और वो पर्टिकुलर नाम बन जाता है उस इनपुट फील्ड का। और आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा, जैसे मैंने इसको नेम दे दिया, जैसे हमने आईडी दी वैसे ही मैंने नाम भी इसका दे दिया फुल नेम। अब देखना, मैं इस फॉर्म को खोल लेता हूँ, तो आप यहाँ पे देखना वैल्यूज भी यहाँ पे दिखाएगा। अब मैं अगर रजिस्टर पे क्लिक करूंगा, बाकी किसी फील्ड की नहीं दिखाएगा, जिस फील्ड में हमने नेम दिया है उसकी दिखाएगा। देखो सिर्फ फुल नेम की वैल्यू दिखाई, जबकि हमने दो वैल्यू इंटर की। तो इसको हम बैकएंड के कनेक्शन के टाइम भी यूज करते हैं नेम वाले फील्ड को। तो जैसे मान लो मैं सब में नेम दे देता हूँ, तो जो वैल्यूज हम इंटर करेंगे वो ऊपर जाती हुई दिखेंगी। जैसे मैं दे देता हूँ नेम इक्वल्स टू पासवर्ड, इसका नाम दे देता हूँ नेम इक्वल्स टू ईमेल, इसका नाम देता हूँ नेम इक्वल्स टू फोन नंबर। तो जैसे मैं स्टार्टिंग में इन चार फील्ड्स का ही देता हूँ, तो अभी आप देखना, यहाँ मैंने नाम दिया, यहाँ पासवर्ड डाला कुछ मैंने, यहाँ ईमेल आईडी डाली, यहाँ फोन नंबर डाला, और जैसे ही मैं रजिस्टर पे क्लिक करूंगा, अच्छा वो नंबर्स की हमने कुछ डिफाइन कर रखा है, मैंने नंबर डाला, तो देखो ये नाम है, ये पासवर्ड है, ये ईमेल है, ये फोन नंबर है, तो ये सब मेरे को दिखा देगा। तो ये हमारे HTML फॉर्म्स थे, इसमें ये एलिमेंट्स होते हैं। और कोई एलिमेंट और कोई इनपुट छूट गया हो तो आप बता सकते हो कि हाँ आपने कुछ फॉर्म में ऐसा देखा है जो कैसे बनता है, तो मैं आपको बता दूंगा। कोई भी ऐसा इनपुट जो आपने फॉर्म में देखा हो। ओके, टेक्स्ट एरिया है, टेक्स्ट एरिया में बता देता हूँ। एक मेरे पास रेंज आया है, रेंज का भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं बता देता हूँ आपको इनपुट टाइप रेंज। मान लो हमें कोई पर्टिकुलर रेंज में वैल्यू सेलेक्ट करानी हो, तो मैं देता हूँ इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेंज। अब रेंज में हम क्या लेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू लेंगे। मिनिमम जैसे 1 से 10 की रेंज लेनी है हमें, 1 से 15 तक या 10 तक की रेंज लेनी है, और इसको हम ओक कर देंगे। तो मेरे पास क्या बनेगा इसमें, ये देखो ये रेंज स्लाइडर बन गया। और मैं जैसे इसकी वैल्यू को अगर बाय डिफॉल्ट वैल्यू बताना चाहूँ, जैसे नो, तो देखो ये स्लाइडर नो पे आके रुका हुआ है। अगर मैं इसको कर देता हूँ 1, तो देखो ये पीछे आ गया। ये जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू की कहाँ पे रोकना है, ये देखो 2। अगर मैं इसको 5 पे रोकूं, तो ये 5। अब मैं इसको नेम दे देता हूँ नेम इक्वल्स टू रेंज, और मैं कुछ सबमिट करता हूँ, जैसे मैंने ये वैल्यू सबमिट की, रजिस्टर। तो देखो इसको पता लग गया कि मैंने 8 सेलेक्ट किया था, और वापस ये अपनी बाय डिफॉल्ट वैल्यू पे आके रुक गया। अगर मैं इसको पीछे की तरफ सेलेक्ट करके सबमिट करता हूँ, तो देखो मैंने 2 सेलेक्ट किया था, ये वापस अपनी बाय डिफॉल्ट जो भी हमने वैल्यू दी हुई थी उस पे आके रुक गया। तो ये रेंज स्लाइडर है। उसके बाद जैसे आप एड्रेस लिखते हो, उसके लिए हमारे पास आता है एड्रेस, या कोई भी बड़ा टेक्स्ट, जैसे आपने कोई क्वेरी लिखी या कुछ भी लिखा, तो उसके लिए आता है हमारे पास टेक्स्ट एरिया। तो ये मल्टी लाइन टेक्स्ट के लिए आता है। तो जैसे मैं रेंज के जस्ट नीचे टेक्स्ट एरिया लगाना चाहूँ, टेक्स्ट एरिया, तो मैं टेक्स्ट एरिया को यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। अब टेक्स्ट एरिया की मैं कोई आईडी दे देता हूँ,
एड्रेस। तो देखो एक मेरा टेक्स्ट एरिया बन के आ गया, ये मेरा एक टेक्स्ट एरिया बन के आ गया। आप यहाँ पे रो कॉलम भी डिफाइन कर सकते हो, डिफाइन नहीं करोगे तो ये बाय डिफॉल्ट ऐसा बन जाएगा। और मान लो रो डिफाइन करना चाहूँ यहाँ पे, इसमें एट्रीब्यूट्स हैं, रोज लिख दूं मैं जैसे 10, तो देखो थोड़ा ऐसा बन के आ जाएगा। कॉलम्स लिख दूं मैं, कॉलम से 20, तो ये इस साइड 20 में तो फर्क ही नहीं पड़ा, इसको 50, तो ये ऐसा आ जाएगा। इसको वैसे अगर आप नहीं भी लगाओगे तो वैसे छोटा बड़ा होता रहता है, ये पर्टिकुलर एक बार आप दिखाने के लिए इसको लगा सकते हो। इनपुट टाइप यूआरएल मैंने बता दिया था लखन। तो ये मेरा टेक्स्ट एरिया है। फिर इनपुट टाइप बटन है, बटन हम मोस्टली जेएस में यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास तो यहाँ तो ऑलरेडी बटन्स हैं, तो हम जेएस में यूज करते हैं। आप देख सकते हो उसको रेफरेंस के लिए, जैसे इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन, तो एक मेरा ये बटन बना देगा। कहाँ से बनाया है इसने, ये बना दिया। अब मैं इसकी वैल्यू दे दूंगा, वैल्यू इक्वल्स टू क्लिक मी, तो देखो ये मेरा ये बटन बना के दे देगा मेरे को। तो ये हम जावास्क्रिप्ट में जरूर पढ़ेंगे इसको, ये बहुत काम आएगा हमारे। लखन का डाउट है सर, ऐसा कुछ नहीं लग सकता जैसे कोई भी फॉर्म फिल करें तो उसे रजिस्टर से पहले कैप्चा कोड फिल करना पड़े। कैप्चा हम लगा सकते हैं, लेकिन कैप्चा यहाँ नहीं लगाएंगे हम। कैप्चा के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स होंगे कैप्चा यूज करने के लिए, वो जब हम प्रॉपर फॉर्म सबमिशन पढ़ेंगे, जब वैल्यू डेटाबेस में आएंगी तब कैप्चा को यूज करेंगे। अशोक मैं ये वीएस कोड पे कर रहा हूँ, वीएस कोड मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, मैं इसको वीएस कोड पे कर रहा हूँ। एक मेरे पास होता है फील्ड सेट, फील्ड सेट भी मैं आपको बता देता हूँ। तो फील्ड सेट कहाँ लगता है, जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया फॉर्म के जस्ट नीचे फील्ड सेट, फील्ड सेट, और फील्ड सेट को मैं क्लोज कर देता हूँ मेरे 4 उसके बाद, जैसे 4 नंबर के बाद मैंने क्लोज कर दिया। तो देखो ये एक एरिया में ले लेगा इसको, ये ऐसा एरिया बना देगा चारों तरफ फील्ड सेट। और फील्ड सेट में अगर हमें टाइटल डिफाइन करना है तो हम यूज कर लेंगे लीजेंड, और मैं टाइटल दे देता हूँ पर्सनल डिटेल्स। तो ये देखो कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसी डिजाइन आपने देखी होंगी, तो फील्ड सेट का टाइटल ऐसे डिफाइन हो जाएगा। तो मेरे पास फील्ड सेट है, नीचे वाले को मैं दूसरे फील्ड सेट में डाल दूंगा, उससे नीचे वाले को मैं तीसरे फील्ड सेट में डाल दूंगा। ऐसे मैं अलग अलग फील्ड सेट यूज कर सकता हूँ।
तो ये ग्रुप, जैसे मान लो कि हमें ग्रुपिंग करनी हो कुछ फॉर्म में कुछ एलिमेंट्स की, तो उसको उसमें हम फील्ड सेट को काम में ले सकते हैं। और इसके टाइटल को डिफाइन करने के लिए हम लीजेंड को काम में ले लेते हैं। तो मेरे पास फील्ड सेट और लीजेंड भी है। क्लियर है ये वाली चीज, फील्ड सेट वाली? या आप पूरे फॉर्म के साथ भी लगा सकते हो, तो आपके पूरे फॉर्म के चारों तरफ भी एक बॉर्डर सा बन जाएगा। तो ये हमारा HTML फॉर्म था। इसको हम वापस देखेंगे जब हम बैकएंड पढ़ेंगे, तो कैसे फॉर्म सबमिशंस काम करते हैं, कैसे वैल्यूज जाती हैं। पर ये हमारा HTML फॉर्म था। उसके बाद अभी हम चलते हैं बेसिक ऑफ CSS पे, कि CSS क्या होती है, CSS कैसे काम में आती है, तो वो हम देखते हैं। तो उसके अलावा भी अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट रह गए होंगे, तो हम CSS के साथ साथ उनको काम में ले लेंगे। ओके, मान लो जब हम डिजाइन करेंगे, तो हम CSS के साथ साथ उन सबको काम में ले लेंगे। नहीं नहीं, ये HTML तो चलता ही रहेगा ना, हम सारी चीजें इसमें करेंगे। अभी हम पेजेस की डिजाइन करेंगे, HTML खत्म नहीं हुआ है। अभी तो हमारे पास आई फ्रेम है, एम्बेडेड है, ये भी हम देखेंगे कि मान लो कि हम आई फ्रेमिंग कैसे करते हैं। एक डाउट आया सर, पासवर्ड में जो हाइड और शो का ऑप्शन होता है वो कैसे आता है? थोड़ा सा आप डिस्क्राइब करोगे इसको कि आप क्या कहना चाहते हो? टाइप नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, आप बता सकते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दो कि आप क्या पूछना चाह रहे हो। वो हम JS से शो करवा सकते हैं। आप ये कहना चाह रहे हो कि जैसे ये पासवर्ड फील्ड है और इसका एक पासवर्ड शो कराना है, यहाँ पे एक बटन होता है, तो आप वो JS से वो JS से शो करवा सकते हो। वैसे एक और मेथड होता है इस पासवर्ड को देखने का, अगर आप में से कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। जैसे इसमें मैंने कुछ लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। अब ये मुझे नहीं पता कि इसको कैसे देखना है, और ना मेरे पास आई का आइकन है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करोगे। अब ये हमें क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि ये मेरा इनपुट टाइप पासवर्ड है, इसलिए मुझे नहीं दिख रहा। तो आप इसको डिलीट कर दो यहाँ से, पासवर्ड को यहाँ से डिलीट कर दो, सिर्फ टाइप वाले को, बाकी और हमें कोई मतलब नहीं है। तो देखो ये हेलो वर्ड मुझे दिख जाएगा। तो आप कहीं पे भी इसको ट्राई कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट में आपका पासवर्ड सेव है जो आपको नहीं दिख रहा। आई वाला आइकन भी मैं आपको लगाना बता दूंगा कि आई वाले आइकन्स को हम कैसे लगाते हैं। उसके अलावा ये चीज भी है हमारे पास कि हम इसको टाइप को, अगर हम टाइप में से पासवर्ड हटा देंगे, तो भी हम पासवर्ड देख सकते हैं। और जो वापस अगर हम इसमें पासवर्ड लिख देंगे, तो वापस देखो वहां पे वो आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया इनपुट टाइप, वापस मैंने पासवर्ड बना दिया, तो ये देखो मेरा इनपुट टाइप वापस से पासवर्ड बन गया।
तो आप ऐसे ही किसी कोई भी सेव्ड पासवर्ड देख सकते हो, कोई भी ऐसा पासवर्ड जो लिखा हुआ है वो आप यहाँ से देख सकते हो इंस्पेक्ट एलिमेंट से। इंस्पेक्ट एलिमेंट क्या करता है वैसे, ये आपके बहुत काम में आएगा। इंस्पेक्ट एलिमेंट आपके पूरे पेज की स्ट्रक्चर होती है। अगर आप इसको देखो तो मैं इसको बंद कर दूं, ये आपका पूरा पेज है जो अभी तक आपने लिखा है, उसकी पूरे पेज की स्ट्रक्चर है। डॉक टाइप, एचटीएमएल, और एचटीएमएल यहाँ क्लोज हो गया। हेड की में चीजें देखनी है तो आपके हेड में ये चीजें लिखी हुई है। अगर आपको बॉडी में देखनी है तो ये चीजें लिखी हुई हैं। अब बॉडी में भी आप डिफाइन कर सकते हो, ये फील्ड सेट है, फील्ड सेट के अंदर ये चीजें हैं। तो आप जैसे जैसे इन पे कर्सर लेके जाओगे वैसे वैसे आप यहाँ से चीजें एडिट करके देख सकते हो। ये सीएसएस में बहुत काम आएगा हमारे। जैसे मेरे को यहाँ पे फेवरेट कलर की जगह लिखना है, सिर्फ कलर लिखना है, तो आप यहाँ पे लिख के देख सकते हो। तो रियल टाइम यहाँ पे चेंजेस आपको दिखते रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे ये तब तक के लिए चेंजेस होते हैं। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरा ये लेबल है कलर, इसको मैं कर देता हूँ टेक्स्ट कलर रेड। तो अगर मुझे इसका कलर चेंज करके देखना है तो मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर यहीं पे कलर्स चेंज कर करके बार बार देख सकता हूँ। और मान लो मुझे ये कलर बेस्ट लगा, जैसे ये कलर बेस्ट लगा, तो इसका कोड यहाँ पे शो हो जाता है। इस कोड को मैं कॉपी करूंगा और मेरे कोड में लिख दूंगा, और ये फिर ये जो टेम्परेरी चेंज है ये मेरा परमानेंट चेंज हो जाएगा। समझ में आई ये वाली चीज? तो अब हम एक बार आई फ्रेम और एम्बेड को और देख लेते हैं। तो हमारे पास एक टैग और है, दो टैग और हैं, आई फ्रेम और एम्बेड। तो वो कैसे काम करते हैं? मान लो हमें कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट को यहाँ पे शो करवाना है, या कोई मतलब यूट्यूब का सॉन्ग शो करवाना है, तो हम आई फ्रेम यूज कर सकते हैं। तो आई फ्रेम आप कैसे यूज करोगे? जैसे मैं एक और नया पेज बना लेता हूँ, आई फ्रेम डॉट एच टी एम एल। ये मैंने नया पेज बना दिया आई फ्रेम के नाम से। अब मान लो मुझे एलएनबी की वेबसाइट यहाँ पे दिखानी है, तो मैं यूज करता हूँ आई फ्रेम। अब आई फ्रेम के केस में हमें क्या लगाना पड़ेगा? कोई सोर्स बताना पड़ेगा कि हम किसको दिखा रहे हैं। तो एस आर सी इक्वल्स टू, मैं यहाँ दे देता हूँ लर्न एंड बिल्ड डॉट इन, और ये मेरा आई फ्रेम क्लोज हो गया। अब मैं यहाँ पे इस पेज को खोल लेता हूँ, आई फ्रेम डॉट एच टी एम एल। देखो इसके अंदर वो वेबसाइट शो होने लगी। अब आई फ्रेम के केस में हम आई फ्रेम की हाइट विड्थ इन सबको कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने दे दिया इसमें विड्थ इक्वल्स टू 100%, तो ये मेरी विड्थ हो गई। हाइट इक्वल्स टू 900 पिक्सल्स। तो देखो इस फ्रेम के अंदर मेरी वेबसाइट ऐसे दिखने लगी। तो हम कोई भी थर्ड पार्टी डॉक्यूमेंट को एम्बेड कर सकते हैं फ्रेम के अंदर।
सेम यूट्यूब के साथ होता है कि यूट्यूब के वीडियो, यूट्यूब आपको इम्बेड कोड अपने आप बना के देता है, वो आप इम्बेड कोड पुट करोगे। अब मान लो ये चारों तरफ बॉर्डर आ रहा है, इसको हटाना हो तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा बॉर्डर, मैं CSS लगा दूंगा स्टाइल, बॉर्डर को कर दूंगा मैं नन। तो अब देखो ये बॉर्डर भी चला गया, जो चारों तरफ आपको बॉर्डर दिख रहा था आई फ्रेम का, वो भी गायब हो गया। अब ये आपकी इसके अंदर फ्रेम में वेबसाइट चल रही है। सेम मान लो आपको कोई यूट्यूब का वीडियो दिखाना हो, तो यूट्यूब के वीडियोस पे कोड कहाँ चलते हैं, और मोस्टली यूट्यूब के लिए लोग इम्बेड ही करते हैं, यूट्यूब के वीडियो को अपनी साइट पे दिखाने के लिए इम्बेड कोड ही यूज करते हैं। तो आपको कोड मिलेगा, जैसे मान लो मेरे को ये वीडियो दिखाना है, तो आप यहाँ जाओगे शेयर, और ये इम्बेड लिखा हुआ, और आपको एक कोड मिल जाएगा। अब ये कोड आप यूज कर सकते हो यहाँ से। इस कोड को आपने कॉपी किया, और मैं एक बार वेबसाइट को हटा देता हूँ, इसको मैंने कमेंट कर दिया, और उस कोड को मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखोगे कमेंट नहीं हुआ क्या वो कोड। ये आपका वीडियो यहाँ पे आ गया। तो वेबसाइट्स ऐसे ही यूज करती हैं वीडियोस को दिखाने के लिए, थर्ड पार्टी वीडियो को एम्बेड करती हैं। सेम मान लो अगर मैं लर्न एंड बिल्ड की वेबसाइट पे जाता हूँ और कोई भी वीडियो वहां पे दिख रहा है, तो वो एम्बेड होगा यूट्यूब से। कौन से पेज पे मिलेगा? जैसे ये वीडियो है, तो ये वीडियो यूट्यूब से आ रहा है। तो अगर आप इनसे इंस्पेक्ट एलिमेंट करोगे तो आपको यहाँ पे ये भी दिख जाएगा कि एम्बेड है। पहली बात तो यूट्यूब की लोगो से ही पता लग जाता है, फिर भी अगर आपको देखना हो तो देखो ये यूट्यूब का कोड आ रहा। ये इस वीडियो की यूट्यूब URL है। अब सेम PDF के साथ है, अगर आपको PDF यूज करनी हो तो आप जैसे वेबसाइट्स PDF दिखाती हैं वो भी यूज कर सकते हैं। और आप आई फ्रेम ज्यादा यूज होता है, उसके अलावा एक टैग और होता है इम्बेड, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। ये भी सेम वैसे ही बिहेव करता है जैसे आपका आई फ्रेम काम कर रहा है। तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। अब इसमें भी जो हमने यूट्यूब से कोड कॉपी किया उसमें भी क्या था, विड्थ इतनी है, हाइट इतनी है, ये वीडियो की URL है, ये वीडियो का टाइटल है, फ्रेम बॉर्डर 0 है, ये उनकी कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, और ये अलाउ फुल स्क्रीन का है कि फुल स्क्रीन अलाउ करनी है या नहीं करनी। ओके। PDF मैं आपको करके दिखा देता हूँ, जैसे मेरे सिस्टम पे कोई PDF पड़ी होगी तो मैं आपको एम्बेड करके दिखाता हूँ। PDF के लिए हम एम्बेड कोड को यूज कर लेते हैं। तो मैं कर लेता हूँ कोई भी PDF डाउनलोड।
जैसे मैंने एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर ली, ये वाली, और इसको मैं मेरी वेबसाइट पे दिखाना चाहता हूँ। कितनी बड़ी है, डाउनलोड ही नहीं हो रही। ठीक है, अब जैसे ये पीडीएफ मुझे वेबसाइट पे दिखानी है, तो पहले तो हम ले आते हैं इसको हमारे उस फोल्डर में। तो मेरा फोल्डर डेस्कटॉप पे है, और मैं एक फोल्डर और बना देता हूँ इसमें डॉक का। तो अब आ जाते हैं हम हमारे आई फ्रेम वाली चीज पे। तो मैं दूंगा, इस वीडियो को भी मैं कमेंट कर देता हूँ। और मैं इम्बेड से इस पीडीएफ को यूज करूंगा। मैंने लिया इम्बेड टैग, और एसआरसी दे दूंगा मैं। तो एसआरसी मेरी लोकल में फाइल है, तो मैं स्लेस यूज करूंगा। डॉक के अंदर फाइल का क्या नाम है मेरा, ये क्यों नहीं रहा है। अच्छा, डॉक में वो फाइल रखी नहीं मैंने। ये मैंने डॉक के अंदर फाइल रख दी है। अब मैं इस फाइल को ले लेता हूँ, मेरी फाइल आ गई इम्बेड। अब मैं इसमें कोई भी एक बार एट्रीब्यूट यूज नहीं कर रहा, और मैं देखता हूँ क्या दिखाता है मुझे। तो देखो, ये मेरे को इसने यहाँ पे इतनी फाइल दिखा दी। अब मान लो मैं इसमें यूज कर लेता हूँ विड्थ और हाइट। विड्थ दे देता हूँ मैं 100%, ठीक है। और हाइट में मैं दे देता हूँ कुछ पिक्सल्स इसमें। हाइट दे देता हूँ 900 पिक्सल्स। तो ये देखो डॉक्यूमेंट, ये मेरे उस पे पेज पे दिखने लगा। तो आप ये यूज कर सकते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट को दिखाने के लिए। ओके, कोई और डाउट किसी को? ठीक है, तो ये हमारा हो गया एम्बेड वाला डॉक्यूमेंट। मोस्टली तो इसको यूट्यूब वीडियो दिखाने के लिए ही लेते हैं। मोस्टली यूट्यूब वीडियोस ले सकते हैं, कभी कभी डॉक्यूमेंट भी लेते हैं। थर्ड पार्टी वेबसाइट तो हम नहीं दिखाते हैं इसमें। अब मान लो पीडीएफ कहीं और रखी हुई है तो उसकी यूआरएल को ले सकते हैं। अगर हम मान लो वो यूआरएल लेना चाहें जहां से हमने डाउनलोड की, तो देखते हैं कि उस यूआरएल से कुछ हो पाता है क्या। तो मैं अगर यहाँ से ले लूंगा, ओ फाइल हटा दी मैंने यहाँ पे। अगर मैं यूआरएल से इसको शो कराना चाहूँ तो इसकी यूआरएल क्या थी, ये मेरी डाउनलोड लिंक थी। तो इस यूआरएल पे पीडीएफ होस्ट है। तो अगर मैं इसको लोकल होस्ट से ना लेके इसकी यूआरएल डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दूं, तो देखो ये पीडी अच्छा, दूसरी पीडीएफ है यहाँ पे, ये पीडीएफ आ गई यहाँ पे।
तो यूआरएल से भी आप पर्टिकुलर थर्ड पार्टी यूआरएल्स को भी यूज कर सकते हो इसमें। क्लियर है? अब हम बात करते हैं सीएसएस की, कि सीएसएस क्यों यूज लेते हैं, क्या टाइप है हमारे सीएसएस के। तो सीएसएस को हम तीन टाइप से यूज कर सकते हैं, इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल। तो सीएसएस यूज करने के हमारे पास तीन तरीके हैं। पहला है मेरे पास इनलाइन, सेकंड है मेरे पास इंटरनल, और थर्ड है मेरे पास एक्सटर्नल। तो ये मेरे पास तीन तरीके हैं। अब इनमें फर्क क्या है, कैसे यूज आते हैं, तीन क्यों लिए हमने, वो सब चीजें हम देखेंगे। तो पहला जो हमने यूज किया था, आपने देखा होगा कहीं कहीं हमने इसको यूज लिया, जैसे टेक्स्ट एरिया में लिया था मैंने। कहाँ पे लिया था, एक जगह भी अभी मैंने, अच्छा, ये यूज किया था मैंने स्टाइल। तो अगर हम ओपनिंग टैग के अंदर स्टाइल से यूज करते हैं, स्टाइल लिख के, तो मेरी इनलाइन सीएसएस है। यानी कि टैग के अंदर अगर हम सीएसएस लिखते हैं, और वो कौन से टैग के अंदर लिखे जाएगी, ओपनिंग टैग के अंदर, तो वो है मेरी इनलाइन सीएसएस। अगर हम लिखते हैं यहाँ पे हेडर के अंदर, जो मैंने ये लिख रखी है स्टाइल, जिसका फॉर्मेट ये होता है स्टाइल के, स्टाइल टैग के अंदर लिखी जाती है, तो वो है मेरी इंटरनल सीएसएस। और तीसरी है, अलग से अगर मैं सीएसएस फाइल बनाऊं, जो पर्टिकुलर सीएसएस फाइल हो, और मैं उसमें लिखूं, तो वो होगी मेरी एक्सटर्नल सीएसएस। समझ गए? अगर मेरी टैग के अंदर है तो वो इनलाइन होगी, अगर वो मेरी हेडर के अंदर मैंने लिख रखी है तो मेरी इंटरनल होगी, अगर मैंने किसी एक्सटर्नल फाइल में लिख रखी है तो मेरी एक्सटर्नल सीएसएस होगी। तो तीन जगह हम सीएसएस को लिख सकते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है, क्यों, कैसे हम काम में लेते हैं, वो हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम आई फ्रेम वाले पेज को ही डिलीट करके इसी को काम में ले लेते हैं। ये मेरा एक पेज है। अब सीएसएस काम कैसे आएगी वो हम देखते हैं। तो इसको हम रीनेम कर देते हैं हमारा सीएसएस के नाम से, और इस फाइल को भी हम रीनेम कर देते हैं सीएसएस के नाम से। जैसे मैंने एक एलिमेंट लिखा h1 हेलो वर्ल्ड, और एक मैंने पैराग्राफ दिया माई पैराग्राफ। ठीक है। अब मुझे इनकी स्टाइलिंग करनी है, मान लो हमें कलर चेंज करने हैं या इनकी फॉन्ट साइज चेंज करनी है, तो इनलाइन सीएसएस हम कैसे लिखेंगे। जैसे मेरे पास मैंने तीन पैराग्राफ ले लिए, माई पैराग्राफ 2, माई पैराग्राफ 3। अब मुझे माई पैराग्राफ में कलर चेंज करना है, तो मैं लगाऊंगा स्टाइल, बट यही फॉर्मेट होता है, स्टाइल इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम लिखेंगे कलर। अगर हमें टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, और कलर लिख देंगे जैसे रेड। आप कलर्स, कुछ कलर्स नाम से डिफाइन हो जाते हैं, वरना हमें कलर कोड यूज करने पड़ते हैं, वो भी हम देखेंगे। कलर कोड जैसे अभी मैं नाम से ही डिफाइन कर रहा हूँ, कलर्स को मैंने रेड कर दिया। तो आई फ्रेम वाले पेज को हमने रीनेम कर दिया था सीएसएस से, तो देखो ये पैराग्राफ मेरा रेड कलर में आ गया। अब सेकंड में, सेकंड को मैं रहने देता हूँ, थर्ड में मैं इनलाइन सीएसएस लगाता हूँ कलर इक्वल्स टू ग्रीन, तो ये ग्रीन हो गया। फॉन्ट साइज बढ़ानी है मेरे को, तो फॉन्ट साइज के लिए मेरे पास है फॉन्ट साइज, कुछ बाय डिफॉल्ट है जैसे लार्ज, लार्जर, ऐसी वैल्यूज को आप काम में ले सकते हैं, या आप पिक्सल्स में दे सकते हैं जो मोस्टली यूज करते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक्स लार्ज,
तो ये लार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं पिक्सल्स में भी ले सकता हूँ, 16 पिक्सल्स, अगर मैं पिक्सल्स बढ़ाते जाऊंगा, जैसे मान लो मैं इसको कर देता हूँ 24 पिक्सल्स, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो ये मेरी इनलाइन सीएसएस है। अब आपको हर एलिमेंट के लिए सीएसएस लिखनी पड़ेगी। मान लो मेरे को तीनों पैराग्राफ सेम इसी सीएसएस में चाहिए, तो मुझे 3 बार ये सीएसएस हर पैराग्राफ के टैग में लिखनी पड़ेगी। जैसे यहाँ लिखनी पड़ेगी, यहाँ लिखनी पड़ेगी। तब मेरे पैराग्राफ पर्टिकुलर एक फॉर्मेटिंग में आएंगे कि मेरा फॉन्ट कलर ग्रीन होगा और मेरी फॉन्ट साइज 24 पिक्सल्स होगी, अगर मैं तीनों के लिए अलग अलग टैग में लिखूंगा। और हमारे पास एक पेज में बहुत सारे एलिमेंट हो जाते हैं। तब हमारे पास एक ऑप्शन आता है कि हम टैग वाइज वैल्यूज डिफाइन कर दें। तब हम यूज करते हैं हेड के अंदर इंटरनल सीएसएस। तो इंटरनल सीएसएस मेरी कैसे काम करती है, स्टाइल ही उसके लिए यूज करना पड़ता है, लेकिन स्टाइल के अंदर वैल्यूज रखेंगे। अब मान लो मुझे पैराग्राफ के लिए, तीनों पैराग्राफ के लिए सीएसएस लिखनी है, तो मैं इसके अंदर से स्टाइल को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। अब मैं सिर्फ क्या करूंगा कि मेरे पास पैराग्राफ्स हैं बहुत सारे, तो पैराग्राफ के लिए पी यूज करूंगा मैं, करली ब्रेकेट्स यूज करूंगा, और वहां पे जो भी मेरी पैराग्राफ की सीएसएस है वो मैं लिख दूंगा। तो मैंने यूज किया था फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज था मेरा 24 पिक्सल, और कलर था मेरा ग्रीन। तो जितने भी पी टैग्स हमने यूज कर रखे होंगे, ये पर्टिकुलर टैग के लिए सीएसएस है, उन सब पे सीएसएस एप्लीकेबल हो जाएगी। तो देखो अब सबके लिए हो गई। अगर मैं इसको कर देता हूँ रेड, तो जितने भी पैराग्राफ वाले टैग हैं उन सब पे ये सीएसएस एप्लीकेबल हो जाएगी। तो जो मुझे हर टैग के अंदर लिखनी पड़ रही थी, वो मैं एक जगह यूज कर पा रहा हूँ। क्लियर है ये वाली चीज कि हम क्या कर रहे हैं? ये लिखने का फॉर्मेट है। अगर हम इनलाइन सीएसएस लिखेंगे, तो हम जो ओपनिंग टैग है उसके अंदर लगाएंगे स्टाइल। अब मैं H1 के लिए अलग से लिख रहा हूँ, और स्टाइल में जैसे लिखेंगे कलर इक्वल्स टू ग्रीन। तो ये हमारा इनलाइन लिखने का तरीका है, और ये हमारा इंटरनल लिखने का तरीका है, स्टाइल। अब मान लो मुझे H1 और P दोनों के लिए ऊपर लिखनी है, तो यहाँ पे एक क्लोज हो गया, तो एक टैग के लिए सीएसएस मेरी क्लोज हो गई। दूसरा मैं लिखूंगा, मान लो मुझे H1 के लिए लिखनी है, तो H1 के लिए सेम प्रोसेस करूंगा, फिर H1 के लिए क्लोज हो जाएगी। फिर मान लो मेरे पास कोई और टैग है, तो फिर मैं H2 के लिए लिखूंगा, फिर मैं इमेज के लिए लिखूंगा, ऐसे ऐसे, जैसे इमेज के लिए IMG है। तो ऐसे ये प्रोसेस चलती रहेगी, और मैं सबके लिए सीएसएस यूज कर सकता हूँ। तो मान लो मुझे H1 के लिए आधी सीएसएस यहाँ लिखनी है और आधी ऊपर लिखनी है, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने कलर यहाँ पे डिफाइन किया, और यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज डिफाइन कर दूंगा। फॉन्ट साइज जैसे मैं कर देता हूँ इसकी 36 px, तो देखना फॉन्ट साइज बढ़ गई है। थोड़ा और कर देता हूँ मैं इसको, 48 पिक्सल्स कर देता हूँ। तो देखो फॉन्ट साइज मेरी बढ़ रही है। तो एक वैल्यू मेरी नीचे सीएसएस से ले रहा है, दूसरी वैल्यू ऊपर सीएसएस से। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं इंस्पेक्ट में। आप यहाँ इंस्पेक्ट में देखोगे, तो जो भी मेरी इनलाइन में वैल्यू, जो एलिमेंट के अंदर वैल्यू है, ये दिखा रहा है। देखो फॉन्ट साइज, एक सीएसएस मैंने यहाँ लिख रखी है, फॉन्ट साइज H1 से उठा रहा है, और ये मेरी एलिमेंट के अंदर लिख रखी है मैंने। अब माई पैराग्राफ में मैंने एलिमेंट के अंदर कुछ नहीं लिख रखा, मैंने पी के अंदर लिख रखा है सब, सेम तीनों में। और यहाँ पे मेरी दो जगह से वैल्यू आ रही है, तो एलिमेंट के अंदर की चीज भी यहाँ पे दिखा रहा है, और ये मैंने पूरी सीएसएस जो लिखी थी वो यहाँ पे दिखा रहा है। समझ में आई बात कि हम क्या कर रहे हैं? इसमें किसी को कोई डाउट है?
इसमें किसी को कोई भी डाउट है कि हम इंस्पेक्ट एलिमेंट क्यों देख रहे हैं, हम अलग अलग क्यों लिख रहे हैं, ऐसे क्यों हुआ, कुछ भी, जितना भी अच्छा जितना भी बुरा डाउट है वो पूछ सकते हैं। सेम मान लो मेरी कोई इमेज लगी हुई है, जैसे मैं कोई इमेज यूज कर देता हूँ। मैं लिख देता हूँ IMG SRC इक्वल्स टू, मेरी इमेज फोल्डर में इमेजेस हैं, इमेज हवा महल वाली इमेज ले लेता हूँ मैं। ये मेरी इमेज दिख गई। अब मुझे इमेज के लिए CSS लिखनी है, तो मैं यहाँ पे CSS यूज कर सकता हूँ। विड्थ इक्वल्स टू 250 पिक्सल्स। देखो छोटी हो गई। बॉर्डर यूज कर लूंगा मैं, 1 पिक्सल सॉलिड रेड। तो देखो चारों तरफ एक रेड बॉर्डर आ गया। रेडियस यूज कर लूंगा मैं, बॉर्डर रेडियस। तो देखो चारों तरफ रेडियस बन गई। अब मैं मान लो दूसरी इमेज भी लगाऊंगा, तो मुझे उसके लिए CSS लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि दूसरी इमेज मेरी इसी फॉर्मेट में आ जाएगी। तो मान लो अगर मैं कोई दूसरी इमेज भी यूज करता हूँ IMG टैग के अंदर, और मैं गूगल से कोई इमेज उठा लेता हूँ। जैसे मैंने ये इमेज उठा ली, और इसको मैं न्यू टैब में खोलता हूँ। इसकी URL को कॉपी किया मैंने, और मैंने यहाँ पे इमेज पुट कर दी। तो देखो ये अपने आप उसकी विड्थ को सेट कर लिया, विड्थ के हिसाब से उसकी हाइट एडजस्ट हो गई। अगर मैं यहाँ पे हाइट भी डिफाइन कर दूं दोनों की, तो हमारी थोड़ी सी डिजाइन जरूर बिगड़ेगी। या मैं हाइट ही डिफाइन कर देता हूँ, दोनों की विड्थ अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। तो देखो अब एक जगह हम CSS लिख रहे हैं और मल्टीपल उसमें चेंजेस हो रहे हैं। अब मैं तीसरी इमेज भी लगाऊंगा। तो वेबसाइट के केस में क्या होता है ना, कि पहले से ही हम फॉन्ट की वैल्यूज डिफाइन कर लेते हैं, फॉन्ट फैमिली डिफाइन कर लेते हैं, कि अगर हम पैराग्राफ में ये साइज लेंगे, हम हेडर में ये साइज लेंगे, हम H2 में ये साइज और ये फॉन्ट लेंगे। तो जब भी हम पेजेस पे लिखते हैं तो वैल्यूज अपने आप आती जाती हैं। क्लियर है? अगर हम सेम इनलाइन और इंटरनल CSS सिंगल एलिमेंट पे अप्लाइड करें, तो इनकी प्रायोरिटी होती है। प्रायोरिटी में इनलाइन को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, सेकंड प्रायोरिटी इंटरनल को मिलती है, और थर्ड पार्टी एक्सटर्नल को मिलती है। अगर आप तीनों जगह लिख दोगे तो जो इनलाइन की वैल्यू होगी उसको प्रायोरिटी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने यहाँ कलर लिख दिया ग्रीन, अब मैं H1 में कलर डिफाइन कर देता हूँ रेड। तो देखो वो कलर ग्रीन ही रहेगा, वो रेड नहीं होगा वो। और ये आपको दिखेगा भी जब आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करोगे, तो ये भी दिखेगा कि आपने रेड डिफाइन कर रखा। देखो ये, अगर आपको दिख रहा हो तो, कि कलर रेड को इसने क्रॉस कर दिया, क्योंकि प्रायोरिटी किसको मिली है, जो एलिमेंट के अंदर इनलाइन CSS लिखी हुई है उसको मिलेगी। क्लियर है सबको डाउट? मान लो कि अगर मल्टीपल CSS लिखी हुई है एक ही उसके लिए, एलिमेंट के लिए, तो जो इनलाइन में उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, सेकंड इंटरनल को, और थर्ड एक्सटर्नल को। अब अगर हम और इसको देखें, तो एक डाउट और था मेरे पास।
अगर मुझे बैकग्राउंड कलर देना हो तो किसी ने पूछा था कि बैकग्राउंड कलर कैसे देते हैं, तो बैकग्राउंड में हम पूरी बॉडी में बैकग्राउंड देंगे, तो जो भी हम यहाँ से कलर देना चाहें वो हम दे सकते हैं। ये अगर मैं इसको दे देता हूँ लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू ही दे देते हैं, तो देखो ऐसे हम बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं बॉडी के अंदर। अगर इमेज शो करवाना चाहते हो तो बैकग्राउंड इमेज का हमारे पास है, तो आप कैसे शो कराओगे, बैकग्राउंड इमेज, और फिर आप उसकी दोगे यूआरएल, और यहाँ पे उस बैकग्राउंड इमेज की यूआरएल आप दे दोगे कि क्या यूआरएल है आपकी बैकग्राउंड इमेज की। तो जैसे मैं हवा महल वाली इमेज को ही लेना चाहूँ, तो देखो अब ये बैकग्राउंड अलग अलग आ गए, क्योंकि इसमें हमें और प्रॉपर्टीज लगानी पड़ेंगी कि हम बैकग्राउंड कैसा चाहते हैं, तो वो फिर हम उसको वैसा ही यूज कर सकते हैं। बड़ी साइज की इमेज यूज कर सकते हैं, पैटर्न्स यूज कर सकते हैं, कैसा भी हम दिखा सकते हैं बैकग्राउंड को, लेकिन प्रॉपर्टी यही काम में आएगी। ओके, जिसका भी डाउट था बैकग्राउंड इमेज वाला। तो किसी को और डाउट है तो पूछ सकते हो। कल हम पढ़ेंगे क्लास और आईडीज के बारे में, और सीएसएस को डीप में, कि सीएसएस को हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे मल्टीपल सीएसएस को यूज करेंगे हम एलिमेंट्स के अंदर, कैसे हम पेज को ड्रॉ करेंगे, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। आपके पास 5 मिनट है, आप जो भी आप डाउट है वो पूछ सकते हैं कि आपको क्या डाउट है। ओके रवि, मैं करवा देता हूँ अभी क्लास के बाद ये। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है, हम एंड कर रहे हैं सेशन को। जी मैंने रिकॉर्डिंग के लिए बोल दिया, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। थैंक यू। यस रवि रंजन बताओ, मैंने अनम्यूट की परमिशन दे दी है आपको, बताओ। हेलो सर। जी बताओ। आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दीजिए, मैंने आपको परमिशन दे दी स्क्रीन शेयर करने की, आपको क्या एरर आ रहा है। ओके सर।
सर जैसे ये इधर ये मेरा आपकी फॉर्म है। स्क्रीन आई नहीं अभी तक मेरे पास, अपनी सर स्क्रीन शेयर कीजिए। ठीक है, बताइए अभी। सर